स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कैलोरिक थ्योरी और डायनामिक थ्योरी, और हम पहुंचे थे जेम्स जूल्स की इक्वेशन की तरफ। और वो इक्वेशन थी, जेम्स जूल्स ने कहा कि वर्क डायरेक्टली रिलेट करता है हीट से, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करें इक्वल, और इक्वल के फौरन बाद एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, और ये इक्वेशन बन जाती है जो वर्क और हीट का आप कह सकते हैं रिलेशन बताती है। जे क्या है स्टूडेंट्स? जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या इसको जूल्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। अगर आप इसकी वैल्यू और फॉर्मूला फॉर्म करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला आप इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप W हीट को लेफ्ट पर डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला फॉर्म होगा W/Q, मतलब Q को मैंने लेफ्ट पे लाके डिवाइड कर दिया, और इसकी वैल्यू जो डिटरमाइन की गई जो कांस्टेंट है, तो वैल्यू इसकी आती है स्टूडेंट्स 4.18 जूल्स पर कैलोरी। यूनिट भी फॉर्म करना सीखिए। वर्क यूनिट हम जानते हैं जूल से, और हीट को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है कैलोरी, तो इसकी जो वैल्यू है वो 4.18 जूल्स पर कैलोरी है, और एक कांस्टेंट है। यहाँ पर रुककर स्टूडेंट एक बात और बताऊँ, इसके दो आप प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। एक तो आप ये वैल्यू ही डिटरमाइन करेंगे, और एक इस वैल्यू को गिवन दिया जाएगा आपको, और उसके थ्रू आप स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करेंगे। तो इस टॉपिक से आपके सेकेंड ईयर में दो प्रैक्टिकल्स भी रिलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक बात और, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्यों कहा गया? इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्यों कहा गया? तो वो इस रिलेशन की वजह से स्टूडेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा गया। मुझे पता है कि आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ मैकेनिकल इक्विवेलेंट, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इस रिलेशन की वजह से कहा गया। अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ ये रिलेशन क्या है, ठीक है, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन ये बताता है कि हीट इज अ पार्ट ऑफ वर्क, मतलब हीट जो है वो वर्क का कुछ हिस्सा है। बाद में आप इसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, मतलब इस रिलेशन में ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक। इसको इक्वल जब किया जाता है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होकर आप कांस्टेंट प्लेस करते हैं, जो इन दोनों क्वांटिटीज को जिनका पहले रिलेशन था उनको क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। अगर आप ऊपर देखें तो स्टूडेंट ऊपर क्वांटिटी कौन सी है, वर्क, और यहाँ पर वर्क मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि ये वो वर्क है जो मैकेनिकल है, मतलब कैनन में काउंट रफर्ड ने बोर होते हुए देखा था तो वो मैकेनिकल वर्क था। मैकेनिकल वर्क में अमूमन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ये मैकेनिकल वर्क था। उस मैकेनिकल वर्क से जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुई स्टूडेंट्स, हीट प्रोड्यूस हुई। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जितना वर्क किया गया वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट नहीं हुई। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट आपको, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्टूडेंट आपकी फादर सैलरी क्या है और आपकी पॉकेट मनी, सपोज कर लेते हैं कि आपकी फादर सैलरी है 50,000 और आपकी पॉकेट मनी है 1000। अगर आपकी फादर सैलरी लाख हो जाए तो अगर मैं आपसे सवाल करूं आपकी पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी, तो अगर आपको बात समझ में आई तो आप कहेंगे सर 2000 मेरी पॉकेट मनी हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं बेटा रिलेशन बताइए, ठीक है, बिटवीन योर पॉकेट मनी एंड योर फादर सैलरी, तो आप जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं जो रिलेशन जानते हैं डायरेक्ट और इनवर्स, वो कहेंगे कि क्योंकि फादर सैलरी इंक्रीज हुई तो मेरी पॉकेट मनी भी इंक्रीज हो गई, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे यहां पर है, अगर वर्क आप इंक्रीज करेंगे तो हीट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सवाल करूं ये क्या है, ठीक है, पॉकेट मनी और फादर सैलरी के दरमियान क्या है,
तो आप कहेंगे रिलेशन है ये, ठीक है, ताल्लुक है एक। तो मैं कहूं कि पॉकेट मनी डायरेक्टली रिलेट करती है फादर सैलरी से। आपकी पॉकेट मनी, पीएम मीन्स पॉकेट मनी और एफएस मीन्स फादर सैलरी, ये डायरेक्टली रिलेट करती है किससे? फादर सैलरी से। फादर सैलरी बढ़ती है तो पॉकेट मनी भी बढ़ जाती है, फादर सैलरी कम होगी तो पॉकेट मनी भी क्या होगी स्टूडेंट्स? कम होगी। अगर मैं पूछूं क्या बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर जो अमाउंट है वो 50,000 का और यहां पर जो अमाउंट है वो 1,000 का अमाउंट है। अगर मैं कहूं आप बराबर करें इसको, अभी तो ये रिलेशन है जो ये साइन शो कर रहा है स्टूडेंट्स। अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स को आप इक्वल करिए तो क्या करेंगे? जैसे यहां लिख लें आप 50,000, यहां पर आप लिख लें 1000। अब ये 1000 और 50,000 इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर इन स्टेप्स को जो आप हमेशा से फॉलो करते हैं आप करने की कोशिश करें तो आप फादर सैलरी ऐसे ही छोड़ेंगे इक्वल, और इक्वल के बाद आप प्लेस करेंगे एक कांस्टेंट, ऐसे ही करते हैं आप। अगर मैं आपसे पूछूं ये था 50,000 और ये था 1000, तो अब बताइए यहां जो मल्टीप्लाई हुआ कांस्टेंट वो कितना होगा जो 1000 को 50,000 बना दे और फिर दोनों साइड्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, ये आंसर क्या होगा? 50। जब आप इस 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड भी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? 50,000 में, और लेफ्ट साइड पर भी आपको क्या नजर आ रहा है? 50,000 नजर आ रहा है। तो इन एक्चुअल जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि रिलेशन में क्वांटिटीज इक्वल नहीं होती। एक क्वांटिटी जैसे आपकी पॉकेट मनी दूसरी क्वांटिटी का एक पार्ट होती है, एक हिस्सा होती है। ऐसा तो नहीं है कि फादर सैलरी जितनी है वो सबकी सब आपकी पॉकेट मनी बनती है, नहीं। अगर मैं पूछूं फादर सैलरी, आपकी जो पॉकेट मनी है फादर सैलरी का क्या है, तो आप बोलेंगे एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि उस फादर सैलरी से बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं। लेकिन अगर हम इसको जबरदस्ती इक्वल करना चाहें तो हम इक्वल प्लेस करके क्या करते हैं? कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट को आप यहां प्लेस कर दें और हमेशा प्लेस करें। आप ये पढ़ते हुए आए और आगे भी पढ़ेंगे फिजिक्स में। अगर मैं यहां बात करूं क्या वर्क सबका सब हीट में कन्वर्ट हुआ, तो फिर वही आंसर होगा कि नहीं हुआ। ठीक, सारा का सारा वर्क हीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वर्क का कुछ पार्ट हीट बना, ठीक है, बाकी पार्ट आप बोल दीजिए XYZ जगह पर यूटिलाइज हो गया। मतलब फ्रिक्शन अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क भी हुआ होगा, कुछ लॉस भी हो गया होगा सराउंडिंग में, ठीक। तो लेकिन हमने इसको इक्वल करने के लिए क्या प्लेस करा? दोबारा से कांस्टेंट। और जब हमने इसको कांस्टेंट को डिटरमाइन करा मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली, तो क्या निकली उसकी वैल्यू? 4.18। अब सवाल ये कि हमेशा ऐसा होगा कि ये और ये क्वांटिटी क्या हमेशा इक्वल नहीं होंगी? तो एग्जैक्टली स्टूडेंट ऐसा नहीं है, कभी कभी ये इक्वल भी हो सकती हैं। अब ऐसा भी होता है कि अब अगर मैं बात करूं फादर सैलरी और पॉकेट मनी की बात ना करूं, ठीक है, यहां पर आपकी बात करूं, ठीक है, अगर आपकी जगह मदर हो और मदर ही सारा का सारा घर देखती हो, तो फिर ऐसा हो सकता है फादर सैलरी और मदर पॉकेट मनी बोल दें आप, ठीक है, हो सकता है ये दोनों बराबर हों, क्योंकि फादर जो सैलरी अर्न करते हैं वो सबकी सब एट द एंड किसको दे देते हैं? आपकी मदर के हैंड ओवर कर देते हैं, फिर मदर उन चीज़ों को देखती हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टार्ट में भी इक्वल हो, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, ये केसेस आम नहीं होते, ठीक। तो उसको पहचानते कैसे हम स्टूडेंट? अब अगर मैं कहूं कि यहां पर इक्वल लगाया और इक्वल के बाद कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ये ऑलरेडी इक्वल है, तो यहां कांस्टेंट कितना आएगा? 1 आएगा। अगर यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आ जाए तो आप समझ जाएंगे पहले प्रोपोर्शन में भी ये क्वांटिटीज इक्वल थी, और अगर 1 के अलावा कोई वैल्यू हो तो फिर ये इक्वल नहीं थी, कम थी या ज्यादा थी। और उनको इक्वल कौन बनाता है? यहां पर हमारे थ्योरी के अंदर इक्वल किसने बनाया? जे ने। किसको इक्वल बनाया? मैकेनिकल वर्क को और हीट को। दैट्स व्हाई दिस जे कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मतलब मैकेनिकल वर्क को हीट के इक्वल करने वाला। इसको देखते हुए ही इसका नाम रखा गया है। उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब सवाल ये कि हीट है क्या?
अभी तक हमने दो थ्योरीज को स्टडी करा है स्टूडेंट, लेकिन हम प्रॉपर हीट की डेफिनेशन पर अभी तक नहीं पहुंचे। तो हम आ जाते हैं अब हीट क्या है। अगर आप इसी थ्योरी को गौर से देखें तो ये थ्योरी बात करती है कि जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब वर्क आप जानते हैं, वर्क खुद ठीक है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या अगर किसी बॉडी में एनर्जी होती है तो वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ जो वर्क होगा इस वर्क का ताल्लुक किसी एनर्जी से होगा, और मैं कहूँगा यहाँ पर इसका ताल्लुक मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से है। अगर मैं काउंट रमफर्ड की थ्योरी को ही यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो काउंट रमफर्ड जो है बोर कर रहा था। बोर करने का मतलब जो भी मशीनरी होगी वो मूव कर रही होगी स्टूडेंट, और हमें पता है कि जब कोई बॉडी वर्क करे और मोशन प्रोड्यूस हो तो कौन सी एनर्जी उसके अंदर मौजूद होती है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। इसका मतलब यहाँ जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और वही काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट या टोटल कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, हीट के अंदर। एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ, कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे स्टूडेंट आपने नोट भी किया होगा और किया भी होगा, अगर सर्दी हो तो सर्दी में अमूमन हम उसको दूर करने के लिए अगर कोई सोर्स ना हो हीट की तो हम हैंड रब करते हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर आप हैंड्स को आहिस्ता रब करेंगे, मोशन आहिस्ता करेंगे तो हीट का अमाउंट कम पैदा होता है, लेकिन अगर आप तेज करेंगे तो हीट का अमाउंट ज़्यादा पैदा होता है। अब आहिस्ता जब करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती है, और जब आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो हीट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि हीट का कहीं ना कहीं ताल्लुक वर्क से तो है, लेकिन वर्क जिस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। तो हम इसका ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से या हम इसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से भी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, आप कहीं पर वॉक कर रहे थे, आपने 100 किलोमीटर वॉक की, ठीक, आप पहुंच गए जहां पर आपने जाना था, लेकिन आपने 100 किलोमीटर रन किया। ठीक है, किसी भी चीज़ ना, आप कोई गाड़ी ले लें, ठीक है, कोई भी हो, एथलीट हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो 100 किलोमीटर वॉक हो रही है या स्लो स्पीड है या 100 किलोमीटर ठीक है रन किया जा रहा है फास्ट स्पीड है, तो जो स्लो स्पीड है उसके अंदर गाड़ी भी हो तो उसका इंजन ठीक है कम गर्म होगा, और तेज स्पीड हो तो गाड़ी का इंजन या जो एथलीट है ठीक है उसके अंदर से हीट का अमाउंट ज़्यादा निकलेगा। इसको आपने ऐसे भी देखा होगा कि अगर आप भागें कहीं पर और आप कहीं पर चल कर जाएं, जब आप भागते हैं तो आप देखते हैं आपको गर्मी महसूस होती है, और जब आप चलकर जाते हैं तो आपको गर्मी महसूस नहीं होती। तो फिर वही बात है कि जब आप चलते हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो हीट का अमाउंट भी आपकी बॉडी कम प्रोड्यूस करती है, और जब आप भागते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, हीट का अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो अब हीट क्या है इन एक्चुअल, हीट इन एक्चुअल स्टूडेंट्स ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द molecules of a body is called heat। जो बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है अगर आप उसको सम कर लें तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, हीट में। आज का लेक्चर स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।